हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे संघ और उसके क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड जो उनका संघ है और उनका क्षेत्र है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले संघ और उसके क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी से संघ और उसके क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के हम लगभग 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वो 1000 लक्ष्य अपना पूरा करना है और पढ़ना ऐसे है ताकि याद हो जाए। और 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए, 3 बार या 4 बार क्विज सॉल्व करिए। बिल्कुल एकदम हाथ पर रट जाएगा और जबान पर भी रट जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान में कहा गया है कि जो भारत देश है ये राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों का समूह होगा। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो सबसे पहले वाले आर्टिकल में ही ऐसा कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1 में क्या कहता है कि आर्टिकल 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला राज्यों के क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, पहला राज्य हो गया, फिर संघ क्षेत्र, संघ के क्षेत्र, और तीसरे में वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कुछ जगह है, स्थान है, उसको भारत सरकार अधिग्रहित करना चाहती है तो वो भी क्या हो जाएगा, भारत सरकार। तीसरे नंबर में इसका नाम लिखा जाएगा कि वह क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार भारत राज्यों का संघ उक्ति से अभिप्राय है। इसका मतलब क्या होगा? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनके अनुसार भारत में जो राज्यों का संघ जैसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, भारत के जो राज्य हैं, राज्य के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य हैं इनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। जैसे कोई भी राज्य चाह ले कि हम क्या हो जाए, भारत से अलग हो जाएंगे, हम अपना अलग देश बना लें, या जैसे कि पाकिस्तान पहले मांग करता था कि हमारा अलग देश कर दीजिए। यदि ऐसा कोई राज्य करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। कौन सा राज्य? भारत के कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। तो दोनों ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो दिया गया है, दोनों सही हो जाएगा। एक तो आप राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है, दूसरे बात आप विभक्त होने का भी अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 है, ये संसद को शक्ति प्रदान करता है। पर कौन सी शक्ति प्रदान करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति, जी नहीं। सेकंड ऑप्शन है नए राज्यों के गठन की शक्ति, जी हाँ दोस्तों, जो नए राज्य के गठन होगा उनकी शक्ति आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 संसद को उन राज्यों के प्रवेश व गठन से संबंधित शक्ति प्रदान करता है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है और उन भारतीय संघ को हिस्सा उन्हें बनाना है, तो आर्टिकल 2 में इसकी जो है संसद की शक्ति दी गई है कि आप जो है ऐसे ऐसे तरीका होगा। तो संसद आर्टिकल 2 में संसद को शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? नए राज्यों के गठन की शक्ति। यदि नए राज्य का आप गठन करते हैं तो इसका तरीका या फिर इसके बारे में आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। नेक्स्ट है, आर्टिकल 3 में सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद कहिए या आर्टिकल कहिए, एक ही बात है। तो आर्टिकल 3 में क्या सम्मिलित नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों का पुनर्गठन। क्या ये अनुच्छेद 3 में है? क्या अनुच्छेद 3 में सम्मिलित नहीं है? जी नहीं। सेकंड है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, ये तो है। थर्ड है राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, ये भी है। फोर्थ ऑप्शन है किसी क्षेत्र को विदेशी सत्ता को सौंपना, जी नहीं। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 3 है, ये आर्टिकल 3 ये कहता है, तीनों ऑप्शन कहता है, पर 4 ऑप्शन नहीं कहता है। किसी क्षेत्र को विदेशी सत्ता को सौंपना बिल्कुल नहीं कहेगा। तो इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बरूबादीवाद में क्या हुआ था 1960 में। 1960 के समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने या भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने की नहीं है। तो फ्रेंड्स, संसद की शक्ति जो है वो राज्यों की सीमा समाप्त करना चाहता है या भारत के कोई क्षेत्र है उसको किसी विदेशी को देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है यानी द ऑप्शन जो है ये आर्टिकल 3 में नहीं है, आर्टिकल 3 में नहीं है। बाकी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और किसी राज्य, दो राज्य को मिला करके एक राज्य बना सकते हैं और दो राज्य में 3 राज्य भी बना सकते हैं। ऐसा है, ऐसी पावर है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो सिर्फ संसद के पास ऐसी शक्ति होती है। किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है तो सिर्फ संसद के पास ऐसी शक्ति होती है। तो बात कही क्या जा रही है, राज्य के नाम में परिवर्तन, तो ऐसी शक्ति सिर्फ संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या थी। तो देखिए फ्रेंड, जब स्वतंत्रता हुई, मतलब जो स्वतंत्रता की समय हुई, जब देश आज़ाद हुआ, तब उस समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 552 थी। कितनी थी, 552। इसमें बा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 552 देशी रियासतों में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 रियासतों जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग में अन्य 2 सदस्य थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फजल अली आयोग था इसमें सदस्य थे, एक थे के.एम. पडिक्कर और एक थे H.N. कुंजरू। कौन थे, के.एम. पडिक्कर और के.एच. कुंजरू, ये फजल अली आयोग में अन्य 2 सदस्य थे। और उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण हेतु दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन मतलब उसमें 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। किसने किया अध्यक्षता, फजल अली। तो एक तो फजल अली उसके सदस्य हो गए और 2 और कौन थे, के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। फिर उसके बाद 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया, किंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक राज्य एक भाषा जैसे सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर सा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा आंदोलन चला, जिस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता पोती श्रीरामुलु का निधन हो गया। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया था 1956 में, जैसे हमने कि अभी पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। क्या हुआ, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य से संबंधित भाग का और भाग खा के बीच की दूरी समाप्त कर दी और भाग गा को खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप बात को याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन था, कब हुआ, 1956 में हुआ। और क्या किया गया, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। और क्या किया गया, भाग का और खा के बीच की दूरी समाप्त कर दी, मतलब दोनों को मिला दिया गया, उनकी दूरी समाप्त कर दी गई और जो भाग गा था उसको एकदम से खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब, 1 नवंबर 1956 को इनका क्या हुआ था, गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं भारतीय संसद के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था, उनसे संघ और क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम भारतीय संसद से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो देखिए फ्रेंड, जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रिटिश जो हमारे भारत को कब्जा किया था।
भारत पर अपना हक जमाया था, यहाँ से जाने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था, वहीं से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ही ग्रहण की गई। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। यदि अंग की बात की जाए तो 3 है। पहला है कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यदि सदन की बात की जाए तो सदन 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहाँ पर अंग की बात की जा रही है तो अंग हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, संसद में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्या ये संसद में शामिल है? पूछा क्या जाए, संसद में शामिल है की बात की जा रही है। हमने अभी आपको क्या बताया कि संसद में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, संसद में तो शामिल यही तीनों हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। यदि 3 है तो राइट आंसर है। यदि 2 ही है, जैसे कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा लिखा हुआ, तो विधानसभा तो राज्य में होती है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डी ऑप्शन विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, ये तो और भी गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, संसद में सिर्फ 3 ही अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 अस्थायी सदन होते हैं। पहला अस्थायी सदन तो लोकसभा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा अस्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। उसके बाद जो राज्य में होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो विधानसभा है, विधानसभा का जो सदस्य बनता है उसे ही विधायक कहते हैं। तो जो विधानसभा है ये भी अस्थायी है, इसको कभी भी निरस्त किया जा सकता है। लोकसभा को भी कभी निरस्त मतलब भंग किया जा सकता है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। कौन? लोकसभा और विधानसभा। पर जो राज्यसभा है वो अस्थायी है, और जो राज्य में विधानसभा है ये तो अस्थायी है। उसके बाद जो राज्य में विधान परिषद होता है ना, वो अस्थायी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी सदन की बात की जा रही है तो अस्थायी सदनों का नाम है सिर्फ कौन कौन? लोकसभा और विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो अनन्य भाग संसद का कौन नहीं है? हमने आपको बताया कि संसद के अंग कितने हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 है। इसके अलावा अगर यदि कोई आ जाता है तो वही क्या है? नहीं है। तो राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, पर उपराष्ट्रपति नहीं है। संसद का अंग उपराष्ट्रपति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और नहीं कोई पूछा जा रहा है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद में 2 सत्र होते हैं, संसद के 2 सत्र होते हैं। 2 सत्रों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आप 6 महीने का गैप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर, जिसे नॉन मनी कहते हैं, नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि विधेयक संबंधी असहमति है, सहमत नहीं है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ होता है कि राष्ट्रपति बिल पर विचार करता है और उसके बाद सदन ही तो बिल पारित करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, इन दोनों सदनों को बुलाया जाता है, इनकी संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ सी ऑप्शन, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और क्या होती है? बैठक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा के सदस्य हैं ना, यही लोकसभा के सदस्य ही मिल करके अपने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से किसी एक को तो हेड होना चाहिए ना। तो ये 100 लोग मिलकर किसी एक को हेड बनाते हैं, मतलब अध्यक्ष बना दिए। अब अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष से ऊपरी वाली जो पोस्ट होगी उसको कौन नियुक्त करेगा? उसको तो अध्यक्ष ही करेगा, जो 100 का मालिक है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के समय हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
होता है तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। जैसा कि इस समय जो जिस पार्टी की सरकार है तो इनका विपक्षी कौन है? इनके विपक्षी अन्य जो पार्टी है वो है, तो उन अन्य पार्टी का जो होगा नेता यानी जो अध्यक्ष होगा वही क्या कहलाता है? विपक्षी दल का नेता क्या कहलाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थाई समिति नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद की अस्थाई समिति कौन नहीं होगी? क्या लोक लेखा समिति नहीं होगी? इसको तो होना चाहिए फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति नहीं होगी? ये तो बिल्कुल होगी। लोक उपक्रम समिति नहीं होगी? ये तो और भी होगी। पर जो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति होती है ना, ये संसद की अस्थाई समिति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल मीन्स क्या होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत मतलब ये होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर हुए और राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब ये होता है। तो संसद का सदस्य अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, महान्यायवादी नहीं होता है, पर वो संसद को संबोधित कर सकता है। संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ संसद दोनों सदनों को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए क्या कर सकता है? आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। मतलब कि 1 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो युद्ध हो रहा है या तो बाहरी आक्रमण हो रहा है तो 1 महीने की छुट्टी कर सकते। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता प्राप्त करने के लिए यदि कोई शर्त है तो उसको निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। हम आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता, मतलब आप किसी सदन के सदस्य हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारी सदस्यता कब समाप्त हो सकती है। यदि आप 2 महीने से ज़्यादा छुट्टी करते हैं, यदि आप 2 महीने से ज़्यादा एब्सेंट हो जाते हैं तो आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं कहलाएंगे, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के, भले ही आप सदस्य हैं इस समय। तो क्या हुआ? यदि 60 दिन मतलब 2 महीने आप एब्सेंट हो गए 60 दिन से ज़्यादा तो फिर आपकी सदस्यता खत्म। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 60 दिन। नेक्स्ट है, वह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद में रखे जाना वाला कोई विधेयक विशेष धन है या नहीं, ये कौन तय करता है कि ये है विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन? अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारी तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? वो आर्टिकल है 105। कौन है? 105। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे इसके पहले वीडियो में कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हैं। लोकसभा सहमत है तो राज्यसभा सहमत नहीं है, यदि राज्यसभा सहमत है तो लोकसभा सहमत नहीं है। ये कंडीशन बन जाती है तो क्या होता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, मतलब बुलाया जाता है, बैठक होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन का असहमत हो। तो पहला ऑप्शन तो ये सही है। उसके बाद बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जी नहीं,
बी ऑप्शन, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बता दिए हैं आपको, बस इतना सही है। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर फिर से दे दिया गया कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है। उन विधेयकों पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो रहा है। जिस पर दोनों में मतभेद हो रहा है, एक सहमत है तो एक सहमत नहीं है, ऐसी कंडीशन आ गई है, तभी तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, उन विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करना। मतलब विचार करिए क्या सही होना चाहिए, क्या सबके लिए सही होगा, और फिर उसे पारित करना और दोनों सदन को क्या करना, दोनों को क्या करना, सहमति दिलाना, जिससे दोनों सहमत हो। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो आपको बता दिए, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों सदन में असहमति हो, तब बुलाया जाता है। और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, राष्ट्रपति, ये आपको पहले से बता दिए। नेक्स्ट है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसके अध्यक्ष भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करता कौन है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अध्यक्ष लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि दोनों सदन में असहमति हो और तो फिर उनका तो संयुक्त बैठक होना ही होना है। संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, अब वो विधेयक पारित कैसे होगा, दोनों तो असहमति है, एक सहमत है तो एक सहमत नहीं है, ऐसी बात है। यदि ये भी हो सकता है कि दोनों न सहमत हो, तो फिर वो विधेयक पारित कैसे होगा। क्या किया जाएगा कि दोनों सदन सहमत हो जाएंगे और बिल पारित भी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे संयुक्त बैठक में, यदि उनका बहुमत मिल जाता है उस पर, जितने भी अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितने वोटिंग मिलने पर बहुमत कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, बिल पारित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग बहुमत से दोनों सदनों को पारित करना पड़ता है। वो कौन सा विधेयक है फ्रेंड्स, वो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान नहीं है संविधान में संशोधन करना। पहले राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा बहुमत पारित कर दे, और लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा बहुमत से पारित कर दे, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो दोनों सदनों में बहुमत पाने के लिए, कौन से संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में बहुमत पारित होना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वही बात आ गई 1/10। यदि 1/10 सदस्य हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोरम गणपूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरम गणपूर्ति 1/10। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बताना है, संसद के सदस्यों विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से बताता है। तो 52वां संविधान संशोधन है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो सांसद हैं, सांसदों की अयोग्यता की बात की जा रही है। अयोग्यता मतलब समझते हो आपकी, जैसे योग्यता से आप कहते हैं मैंने 12वीं पास की है, मैंने BA पास किया है, तो ये योग्यता हो गई। नहीं पढ़े हैं तो अयोग्यता हो गए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़े, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उतना नहीं है, तो वो अयोग्यता कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला सिर्फ चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। कौन, चुनाव आयोग से परामर्श कौन लेकर, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए, यदि संविधान में संशोधन की कार्यवाही तभी शुरू होती है चाहे वो राज्यसभा में बिल
रखा जाए या लोकसभा में बिल रखा जाए, तभी वो क्या हो जाती है, संविधान संशोधन की कार्रवाई वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो जो भारत की संचित निधि है, जो भारत के पास धन है, इसका नियंत्रण करना सिर्फ संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, संसद। नेक्स्ट है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है जब लोक लेखा समिति, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति की क्या होती है? अध्यक्षता जो विपक्ष के प्रमुख सदस्य होते हैं उनके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति देना या फिर नए राज्य का किसी नए राज्य का गठन करना या नए राज्य की सीमा का में परिवर्तन करना या उसका नया नाम देना, ये सब किसके पास शक्ति है? संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में जो कानून है उसको बनाता कौन है? संसद के दोनों सदन, और उसके बाद फिर उसमें सहमति हो जाए, उसमें मोहर लग जाए राष्ट्रपति की, बस वो भारत में कानून बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो समापन का मतलब होता है संसद के सत्र का अंत, संसद के सत्र का अंत होता है समापन का मतलब। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार से। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कौन? राष्ट्रपति नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। यदि ऑप्शन में लिखा होता महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल तो हम उस पर टिक कर देते, और फ्रेंड्स राष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों को एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आपको बता दिए हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक होती है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उस बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो आपको बता दिए हैं कि संसद के 2 सत्र होते हैं, दोनों सदनों का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है, और 6 महीने से ज्यादा आप गैप नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 2 बार। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपको बता दिए कि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद से संबंधित आमुख है, स्थगन भी है, भंग करना भी है। बिल्कुल लोकसभा को भंग किया जा सकता है, पर बर्खास्त करना संसद में नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है, किसी समिति की नियुक्ति करता है, तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदर्थ समिति। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय प्रकार की सरकार जो होती है, उस सरकार की एक प्रमुख विशेषता ये है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी का पद सृजन किया गया है? तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है।
तो फ्रेंड्स, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है और न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं। तो आर्टिकल 76(1) में लिखा हुआ है कि 76(1) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति को महान्यायवादी की नियुक्ति किया जा सकता है जो, इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है? वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है पर संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ये आर्टिकल 88 में कहा गया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है पर वह मतदान नहीं कर सकता है। क्या फ्रेंड्स, मतदान नहीं कर सकता है? क्यों? इसलिए को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। अब हम फ्रेंड्स भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है, किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसी बातें आर्टिकल 52 में कही गई है, उसी तरह भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा ऐसी बातें आर्टिकल 63 में कही गई है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पहला कौन है? राष्ट्रपति है और दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसे वेतन नहीं दिया जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ वेतन दिया जाता है पदेन सभापति होने के नाते। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के होने के नाते उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है, सिर्फ राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते उनको सैलरी दी जाती है। और फ्रेंड्स, वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, पर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वही भारत का उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1952 से लेकर के 1963 तक थे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदन और प्रस्तावक होने चाहिए? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 2020, जी हाँ दोस्तों, 2020 अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए। यदि आपके 20 अनुमोदक हो गए और 20 प्रस्तावक तो आप उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, मतलब राज्यसभा के पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पद के लिए 50-50 है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर वह किसी लाभ के पद पर है तो उससे पहले वह पद त्यागना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले उनको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी निर्वाचन की पद्धति मतलब इनको वोटिंग करने की पद्धति आर्टिकल 66(1) में है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में, पर राष्ट्रपति में नहीं लेते हैं। लेकिन राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है संसद संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 67 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है, ना कि लोकसभा में। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले आपको राज्यसभा में पेश करना होगा, लोकसभा में नहीं। सिर्फ राज्यसभा हटा सकती है। राज्यसभा में बहुमत प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे लोकसभा में साधारण सहमति से प्राप्त किया जाता है, मतलब पास किया जाता है। पहले कहाँ से पास होगा? राज्यसभा से। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में बताया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 69 कहता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम सही बात है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति क्या अब्सेंट रहते हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 65। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोनों ही पद रिक्त हों, ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल सकता है। अब तक एक बार ही ऐसा हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला हो। कौन? एम हिदायतुल्लाह। कब? 1969 को। नेक्स्ट है राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसकी पार्टी में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, यदि लोकसभा में आपके बहुमत प्राप्त है तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। किसी एक सदन का आपको सदस्य होना पड़ेगा। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको बनना पड़ेगा। अधिकतर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री चुना गया, जो कि उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। इसी प्रकार 1996 में HD देवगौड़ा, जो कि 2004 में 4 व 9 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया। तो फ्रेंड्स पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद वो कौन से सदन की सदस्य थी? राज्यसभा सदन के सदस्य थी। उसके बाद फिर कौन थे राज्यसभा के सदस्य? कौन से मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री HD गौड़ा, और 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। और इस समय जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये कौन से राज्य के हैं सदस्य? कौन से सदन के हैं सदस्य? तो ये लोकसभा सदन के सदस्य हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो फ्रेंड्स न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो आप बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किसे स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किसे स्वविवेकीय शक्ति के प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री चुना? तो वो चौधरी चरण सिंह को। जी हाँ दोस्तों, किसको? चौधरी चरण सिंह को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जब लोकसभा में बहुमत दल के पास कोई नेता ना हो या 2 नेता हो। कब? जब लोकसभा में बहुमत दल के पास कोई नेता ना हो या 2 नेता हो तब। नेक्स्ट है व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अनुच्छेद 53 के अनुसार यह कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका की शक्ति को प्रधान या प्रधानमंत्री होगा।
कौन होगा? शक्तियों का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। जी हाँ दोस्तों, जितने मंत्रिपरिषद होते हैं उन्हीं की सहायता से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। जैसा कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं ये कोई बिल ले जाएंगे, किसी बात को कहेंगे तो राष्ट्रपति को, तो सिर्फ राष्ट्रपति को उसमें हाँ करना है। क्या करना है? हाँ करना। राष्ट्रपति मतलब जैसे घर के बाबा हो गए, बाबा को मतलब कुछ बता दीजिए कि घर में ऐसा है, ऐसा हो रहा है, बाबा खुश हो जाएंगे और बाबा मान लेंगे कि ठीक है बेटा अच्छा कर रहे। तो फ्रेंड्स इस तौर पर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी? मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये अपने पद पर थे, मतलब प्रधानमंत्री पर उस समय प्रधानमंत्री थे वर्तमान में, पर उनकी मृत्यु हो गई। कौन? लाल बहादुर शास्त्री की। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी, और राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। कब हुई थी? चुनाव के दौरान हुई थी। तो याद रखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ये तीनों जब प्रधानमंत्री के पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद जब चुनाव हो रहा था सेकंड बार, तो चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु कर दी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो फ्रेंड्स जो मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है, भारत देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, गैर कांग्रेसी से थे, तो वो मोरारजी देसाई थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जैसा कि ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पर ये ज़्यादा समय पर नहीं है। अगर भारत की आंकड़ा देखा जाए तो सबसे कम समय तक भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ही है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यदि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही तो उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के साथ ही वह राष्ट्रीय सकल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जल संसाधन और अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया था गुलजारी लाल नंदा को। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार, एक 1964 में और एक 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सबसे पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तब इनके सामने अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत देश के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? तो जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए, मतलब जो प्रधानमंत्री थे तभी उनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? देश से बाहर हुई है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। तो महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स जो कि है वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होगा। और अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है, मतलब उन्हें हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।